इट्स जनवरी 2025, ठीक है, और यूनिट नंबर 1, ठीक है। सो 80 मार्क्स का पेपर है, लेट्स स्टार्ट द पेपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पेपर स्टार्ट करने लगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि stress is applied to a sample of a material. The stress is increased until the sample breaks. The graph shows the relation between stress stress and strain of a sample. Which of the following gives the Young's modulus? इसका जाहिर सी बात है, इसका ग्रेडियंट देगा, ठीक है। इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको रिजल्ट देगा, ग्रेडियंट इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, a coin and a feather are dropped from the same height through air. Which row of the table is correct as the coin and feather fall to the ground? फेदर है, जाहिर टर्मिनल वेलोसिटी पे जल्दी पहुंच जाएगा, एयर इससे इसको फील करेगा, और जो कॉइन है थोड़ा हैवियर है, तो जाहिर है कि वो जो है वो जल्दी, मतलब वो जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। सो कह रहा है कि इनिशियल एक्सेलरेशन दोनों की सेम होगी। इनिशियल एक्सेलरेशन मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, डायनामिक्स के अंदर दोनों की इनिशियल एक्सेलरेशन सेम होगी, किसी की ग्रेटर किसी की लेसर नहीं होगी, और जाहिर है कॉइन जो है वो जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, इसका करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड सी बात है, फेदर जब टर्मिनल वेलोसिटी पे जल्दी पहुंच जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस व्हिच इज बैलेंस्ड बाय द weight of the object, weight of the feather. A physical quantity can either be a scalar or a vector. Which row of the table is correct for acceleration and work? ठीक है, acceleration is a vector quantity, work is a scalar quantity, so C is correct answer. Again C is the correct answer. Clear? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो कह रहा है स्प्रिंग इज स्ट्रेच बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट, द अप्लाइड फोर्स इज देन रिमूव। अप्लाइड फोर्स को वो रिमूव कर दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द स्प्रिंग? ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। नहीं होगी, प्लास्टिक लिमिट में जाके प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाती है। इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट तक लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनल से इलास्टिक लिमिट तक ऑल्दो प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वो लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर होता है, और इलास्टिक के बाद प्रोपोर्शनलिटी ही जो है वो खत्म हो जाती है। सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन occurs until the spring reaches its elastic limit, नहीं, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसके आगे होती है। स्प्रिंग्स ओनली शोज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं, दोनों शो करती है। द स्प्रिंग डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पाथ, बिल्कुल ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। एन एरोप्लेन लैंड्स ऑन अ रनवे एट अ टाइम t is equals to 0 seconds and then decelerates, ठीक है, और रनवे पे गया, उसके बाद डिसरेट कर रहा है। द ग्राफ शोज हाउ द डिसेशन ऑफ द एरोप्लेन वेरीज विद टाइम। विच ऑफ द ग्राफ डज द शेडेड एरिया ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट? वो कह रहा है कि इसमें से शेडेड एरिया जाहिर है कि डिसेलरेशन टाइम ग्राफ या एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का जो शेडेड एरिया वो क्या नहीं वो शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं ए इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए ये जो पूरा एरिया है, अगर मैं इसका ट्रिपेजियम का एरिया निकालूं तो 1/2 इंटू सम ऑफ बेसिकली सम ऑफ पैरेलल साइड, जो कि क्या है, ये बी कर लो, ये ए कर लो, सो ए प्लस बी, और उनका डिफरेंस है ये एच है। सो 1/2 अपनी जगह, ए प्लस बी जो है वो बेसिकली क्या है, वर्टिकल है, तो ये एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन को दे रहा है, मल्टीप्लाई बाई जो हाइट है, ठीक है, हाइट यानी कि ये हॉरिजॉन्टल जो डिफरेंस है ये आपका डेल्टा टी टाइम को दे रहा है। एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी, एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा, सही है। तो ये बात याद रखिएगा, एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी बेसिकली आपको चेंज इन वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगा। सो ये चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन, टी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आ जाए व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्प्रिंग स्टिफनेस के, the extension of the spring is delta x. A 2F force is applied to a second spring whose stiffness is 3K. Which of the following expression give the extension of the second spring? पहला स्प्रिंग है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फर्स्ट स्प्रिंग है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, लेट्स से कि लोड अप्लाई किया F का, और इसमें एक्सटेंशन हो गई डेल्टा एक्स, ठीक है, और इसकी स्टिफनेस जो है वो K है। अब दूसरा जो अप्लाई किया उसकी स्टिफनेस कुछ यूं है, उस पे फोर्स आपने अप्लाई की, ठीक है, 2F, और उसकी जो, और क्या बोल रहा है, उसका डेल्टा एक्स आपसे पूछ रहा है क्या है, ठीक है, और इसका जो है वो 3K है। अब डेल्टा एक्स की बात करते हैं, तो स्प्रिंग इस पे डेल्टा एक्स क्या थी, ये F अपॉन क्या था, K था, ठीक है, और दूसरा स्प्रिंग है, उसकी स्टिफनेस 3 टाइम्स बढ़ गई। तो जब स्टिफनेस 3 टाइम्स बढ़ जाती है, तो 3 टाइम्स बढ़ने से जो एक्सटेंशन होती है वो डिवाइडेड बाई 3 हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। स्टिफनेस का मतलब होता है एरोगेंस, एरोगेंट होना, बहुत ज्यादा अकड़पन होना, बहुत ज्यादा, मतलब उस पे
मतलब ये समझो कि विच शोज मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज ऑफ अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स, ठीक है, तो ये मतलब होता है। तो अगर 3 गुना स्टिफनेस बढ़ गई है तो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि वो जो उसकी एक्सटेंशन है वो डिवाइड बाई 3 हो जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज, अब आपकी फोर्स एफ है, ठीक है, सब आप जाहिर है फोर्स जब आपकी एफ है, एक बात तो ये समझ में आती है, जब आपकी फोर्स एफ है तो फोर्स एफ से 2F कर दी, डबल कर दी, तो एक्सटेंशन भी डबल हो जानी चाहिए। तो एक्सटेंशन आपकी हो जाएगी 2 डेल्टा एक्स अपॉन 3, ट्वाइस हो जाएगी। सो ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो इस तरह से लेके चलेंगे। कंपैरिजन किया, पहले स्प्रिंग कांस्टेंट का के से 3K पे गए, तो इस ये डिवाइड बाई 3 हो गई। उसके बाद एफ से जब 2F पे गएंगे तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगी। फोर्स जो है बढ़ाने से एक्सटेंशन बढ़ती है, तो जब आपने फोर्स एफ से 2F कर दी तो जाहिर मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। सो 2 डेल्टा एक्स अपॉन 3 होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है 6 का। क्लियर है? आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। स्टूडेंट drops a ball and measure the time taken for the ball to reach the ground. He repeats this for different height. He uses a graphical method to determine a value for g of the extension of the free fall. He plots the graph on y-axis of his graph. Which row of the table is correct for the student's graph? y-axis पे क्या बनाएगा, एक्सिस पे क्या बनाएगा? सो भाई ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझने वाली बात है। ठीक है, इसको आप सिर्फ समझ लें कि क्या है। देखिए होता ये है कि आपके पास फॉर्मूला होता है, लेट से मुझे याद पड़ता है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। जब फ्री फॉल के लिए यूज करते हैं तो एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाती है, तो ये हाफ का जी टी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब आपने क्या निकालनी है, जी की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे 2H/T स्क्वायर कर लेते हो। क्लियर है? और ये वाला सीन होता है। ठीक है, सब आप ये देखो, इस हिसाब से अगर आप देखते हो कि ये राइज अपॉन रन दे, यानी राइज अपॉन रन आपको ग्रेडियंट दे, ग्रेडियंट आपको जी की वैल्यू दे, सो वाई एक्सिस पे आपको 2H प्लॉट करना होगा और एक्स एक्सिस पे आपको टाइम का स्क्वायर प्लॉट करना होगा, तब जाके आपकी जो स्ट्रेट लाइन होगी भाई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को उसका ग्रेडियंट आपको क्या देगा, वो आपको जी उठाकर देगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्लियर है? अब जरूरी नहीं है कि ये वाला सीन हो, इसको पलट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मसला ये कि अगर मैं ये वाला सीन अपनाता हूँ, ये वाला ऑप्शन अपनाता हूँ, तो ग्रेडियंट जी देगा, तो ठीक है ग्रेडियंट जी है, लेकिन उसके लिए एक्स एक्सिस पे टी स्क्वायर होना चाहिए, इसने टाइम लिखा हुआ है। सो भाई बी तो गलत हो गया, भाई बी तो आंसर ही नहीं है। क्लियर है? आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है, एक तो ये वाली बात है, बी आंसर नहीं हो सकता। अब क्या करें, थोड़ा सा और इसको जरा रीअरेंज करते हैं। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसी चीज को एक और तरीके से बताता हूँ। ये जी है और ये एक काम करते हैं, वाई एक्सिस पे एच रखते हैं, और ये वाला 2 है ना, ये वाला 2, इस 2 को उठा के यहाँ ले आके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब डिवाइड किया तो g/2 हो गया और ये h/t स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब करो राइज अपॉन रन, ये हो गया राइज, ये हो गया रन। ठीक है, और ये आपका बनता है ग्रेडियंट। ठीक है, अब ग्रेडियंट क्या हो गया, आपको g/2 दे रहा है, ये g/2 आ गया। वाई एक्सिस पे अब आपने 2h नहीं रखना, वाई एक्सिस पे आपने क्या रखना है, वाई एक्सिस पे आपने h रखना है। एक्स एक्सिस पे क्या रखना है आपने, टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर एक्स एक्सिस पर, ग्रेडियंट आपको g/2 दे रहा है, और सब कुछ सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर आप चले, सो ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक ट्रेन का, उसकी जर्नी का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन टाइम 2t। ठीक है, वो कह रहा है इन टाइम 2t, 2t में क्या कह रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो पहले इसको आसान तरीका है कि भाई ये डिस्टेंस अलग ले लो और ऊपर वाला अलग अलग ले लो। ठीक है, सो अगर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जाहिर है वेलोसिटी इनटू टाइम कर लें। ठीक है, इसका एरिया निकाल लें, सो टोटल एरिया कर लें। ठीक है, सो टोटल एरिया, ठीक है, डिस्टेंस आपको देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, सारी बात समझ में? अब आप क्या करेंगे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जरा नीचे का हिस्सा निकाल लें, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई 2t हो जाएगा, प्लस इस वाले का निकाल लें तो 1/2 इंटू बेस कितना है, t है, इंटू हाइट कितना है, 2v माइनस v कर लीजिए, 2v। ठीक है, 2v माइनस v। क्लियर? सो 2vt। ठीक है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, और ये t/2 और v हो जाएगा। ठीक है, तो 2vt प्लस का vt/2,
सो ये ऐड कर लें तो क्या बनता है 4 + 1 5 VT/2। सो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी आना चाहिए। क्लियर है, आ रही बात समझ? आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। A free body force diagram of an object moving through a fluid in shown is shown। अब थ्रस्ट 90 न्यूटन है, वेट 49 है, ड्रैग पूछ रहा है। ठीक है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 kg। ठीक है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रैग फोर्स इन न्यूटन। वो ड्रैग फोर्स पूछ रहा है। भाई अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, सो आपको मैं बता दूं उसका मतलब है कि अपथ्रस्ट माइनस ड्रैग या अपथ्रस्ट माइनस वेट माइनस ड्रैग इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी। वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे ड्रैग पूछ रहा है, तो अपथ्रस्ट माइनस वेट माइनस रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ड्रैग। अपथ्रस्ट कितनी है 90, वेट कितनी है 49, माइनस का ये हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स होता है ma के, सो मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितनी है 4, ड्रैग वो आपसे पूछ रहा है, तो ड्रैग आप बता दो कितना होगा। तो 90 - 49 - 5 × 4, मेरे ख्याल में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ ट्रैफिक लाइट ऑफ द वेट, a traffic light of the weight W are suspended from a wire. The wire is held at an angle theta to the horizontal by two support as shown. Which of the following expression gives the tension in the wire? भाई दो दो कंपोनेंट जाएंगे इसके, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होंगे और वर्टिकल होंगे। क्लियर? तो इसके बाद इसका भी हॉरिजॉन्टल होगा और दोनों जाहिर है इक्वली होंगे। ठीक है, ये इसका TX, ये इसका TX। ठीक है, और जनाब दोनों के YY भी होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही जी? क्लियर है, समझे? अब यहां से एंगल दिया हुआ है, तो इस जाहिर सी बात है, आप अगर इस ट्राइंगल को देख लो तो एंगल ये थीटा है, तो नीचे से भी थीटा ही होगा। ठीक है, सो मैं यहां से भी इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ, नीचे से थीटा। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये हो जाएगा TY + TY यानी सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस अपवर्ड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस डाउनवर्ड। तो अपवर्ड जो है दोनों TY है, डाउनवर्ड सिर्फ एक फोर्स है, वो है W, वेट, इसका अपना वेट। जगह नहीं है इसलिए छोटा बना रहा हूँ, सो इज इक्वल टू W हो जाएगा। सो 2TY इज इक्वल टू W हो जाएगा। TY की जगह T, अब चूंकि एंगल ये यहां से है, थीटा यहां से है, सो सामने वाला भी TY हो जाएगा, ये भी TY है, और ये वाला TX हो जाएगा। तो थीटा के सामने आप साइन लिख सकते हो। अगर एंगल खुदा ना खास्ता यहाँ से होता तो कॉस लिखना पड़ता आपको। जो T साइन थीटा इज इक्वल टू W, और T इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा। W/2 साइन थीटा 20 का करेक्ट आंसर है। समझ में आ रही है भाई? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ कार इज 1850 kg। सम पीपल सिट इन द कार देन एक्सीलरेट दिस। ठीक है, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज दिस, कैलकुलेट द टोटल मास। क्या मजाक है? द मास ऑफ द कार गिवन है। ठीक है, गिवन है 1850। सम पीपल सिट इन द कार। अच्छा, कुछ लोग उसमें बैठे, ठीक है, बैठ गए, और बैठने के बाद कह रहा है कि एक्सेलरेशन इतनी हो गई, रिजल्टेंट फोर्स इतनी हो गई, तो टोटल मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन है। सो जो टोटल मास है वो रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स कितनी है 460 डिवाइडेड बाय 0.230। जी क्या आंसर बन रहा है? 2000। कितना? 2000। 2000 kg, ये आपका टोटल मास है। टोटल ही पूछा था। अच्छा नहीं, वो कह रहा है टोटल मास होता पीपल इन द कार, ये टोटल मास है। अब टोटल मास में क्या क्या चीज है? मास ऑफ कार प्लस मास ऑफ पीपल, वो मास ऑफ पीपल पूछ रहा है। सो टोटल मास कितना है 2000 इज इक्वल टू मास ऑफ द कार कितना है 1850 प्लस मास ऑफ द पीपल को MP कर लो। सो मास ऑफ द पीपल 2000 में से 1850 क्या, कितना बचेगा? मेरे ख्याल में 150। 150 किलोग्राम बचेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। 3 मार्क, अच्छा सवाल है।
A person on ski slide down a slope. The slope is at an angle of 14 degree to the horizontal. The initial speed of the person, u की value given as 7.1. Resistive force acting on the persons are negligible. Calculate the speed of the person after moving 15 meter down the slope. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला है, ठीक है। s उसने गिवन है यहां से लेकर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है s, दैट इज आल्सो गिवन, ठीक है, दैट इज गिवन। और ये वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 15 मीटर, क्लियर। सो वी स्क्वायर कितना है, वो वी स्क्वायर आपसे पूछ रहा है माइनस इनिशियल 7.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई, अब ए नहीं है, सो ए के लिए फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था जी साइन ऑफ थीटा माइनस एफ अपॉन एम, याद होगा तुम्हें ये। और उसने पहले ही कह दिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0 है, सो ए की वैल्यू हो जाएगी जी साइन ऑफ थीटा और ए इज इक्वल टू जी साइन जो है वो 14 डिग्री। सो क्या लिखोगे आप, 9.81 साइन ऑफ 14 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 15, क्लियर। So V is equals to square root of 7.1 का स्क्वायर प्लस 2 into 9.81 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 14 डिग्री, क्लियर। प्लीज सॉल्व करो, फाइनल आंसर बताओ V की वैल्यू क्या आ रही है। 11.02। ठीक है, ये चलते हैं, क्या कह रहे हैं, एन एस्केप लेन, escape lane can stop cars or trucks safely if the brakes stop working when moving down the hill, ठीक है। The photograph shows an escape lane. The escape lane is made of the sand in its horizontal, as shown below. The resistive forces on the sand on a vehicle reduces the kinetic energy of the vehicle. A truck enters the escape lane. The kinetic energy of the truck is कितनी है, is 8 exponent, ठीक है, वो एंटर हो रहा है, the kinetic energy इतनी है। The sand exerts an average resistive force ये रही on the truck as the truck comes to rest. Calculate the distance moved by the truck on the escape lane, ठीक है। वो डी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, पहले तो मुझे ये बताइए उसकी हाइट वाइट दी है उसने, कुछ दिया है, रेजिस्टिव फोर्स दे दिया आपको, हाइट वाइट कुछ भी नहीं दी उसने आपको, ऐसे ही है, गलत तो नहीं कह रहा, हेलो, नहीं सर। ठीक है, उसने कुछ भी नहीं दिया। अब सीनी के वो आगे जाके अल्टीमेटली स्टॉप होगा, ठीक है, हो ही सकती है, यानी कि वो नीचे जा रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है। अच्छा भाई देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सैंड पे जब पहुंच रहा है ना, इधर पहुंच रहा है, तो इधर ना अप द स्लोप है ना डाउन द स्लोप है, फिर हॉरिजॉन्टल है, तो सिर्फ तुम मुझे हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन बताओ। जब हॉरिजॉन्टल, चूंकि यहाँ तक, यहाँ पे तो डाउन द स्लोप है, इसके आगे तो हॉरिजॉन्टल, जब एक दफा लेन में पहुंच गया तो हॉरिजॉन्टल है ना ट्रक, तो हॉरिजॉन्टल वाला भी एक इक्वेशन कराई थी मैंने, याद करो, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस, ठीक है, एफ डी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये इक्वेशन थी, मुझे कुछ याद पड़ रहा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखिए, ये जब नीचे की तरफ आती है और स्केपिंग लैंड में घुसती है, स्केप लैंड में एक दफा घुसती है ये व्हीकल, तो जब इधर आती है, आने वाली होती है, तो इसका इंजन जो है उस पर जो फोर्स लगाना होता है, नहीं एक्सीलरेटर से पांव हटा देता है वो बंदा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो एक्सीलरेटर पे पांव रखा रहे, वो अगर अकलमंद होगा वो एक्सीलरेटर से पांव हटाएगा, तो अंडरवर्ड जो फोर्स है इंजन की वो 0 हो जाएगी। फॉरवर्ड फोर्स 0 होने का मतलब जो वर्क डन है एफ इंटू डी, ये वाला पार्ट ये भी 0 होना है, ये भी 0 होना है, यानी हर हाल में W 0 होगा और काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव में जाएगी, रिड्यूस होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी भाई, ये नेगेटिव में जाएगी, ठीक है, रिड्यूस होगी। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ये इस तरह से होगा, आप उसको उधर फेंक दीजिए तो F इंटू डी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये नेगेटिव में जाएगा, आप नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कीजिए, आप यहाँ से डी की वैल्यू निकालिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना का है 8.0 इंटू, ऐसे तो एक पॉइंट पे जी, लेकिन डिफरेंस लेंगे, अब फाइनल वाली 0 हो जाएगी, डिफरेंस लेंगे तो वही वाली बात बन जाएगी। तो कैसे वही वाली बात बन जाएगी, आप फाइनल माइनस इनिशियल करें तो वही चीज आ जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है। और 8.0 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है 3.5 इंटू 10⁵ जी बताइए आंसर कितना आ रहा है, 23 meters. हाँ 23 meters. 23 मीटर्स आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।
The resistive force exerted by the sand on the vehicle is directly proportional to the resistive force exerted by the sand on the vehicle is proportional to the weight of the vehicle. ठीक है, यानी कि resistive force जो है यानी F is directly proportional to weight. वो ये कह रहा है जितना वेट बढ़ाओगे resistive force बढ़ेगी. ठीक है. हाँ, अरे तुम लोग सारे मैकेनिक्स वालों को फॉर्मूला पढ़ा है ना तुमने, क्या होता है F is equals to म्यू R पढ़ा है, वेयर Yes, sir. अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है तो म्यू की जगह आप W लिखते हो. ठीक है, लेकिन ये तब होता है जब हॉरिजॉन्टल सरफेस आपकी हॉरिजॉन्टल हो, यूं हो. ठीक है, तीन कुछ यूं है. आप मुझे बताएं जिस वक्त ये ट्रक नीचे उतरा या गाड़ी नीचे उतरी, उतर के ये आगे की तरफ बढ़ रही है, जब उतर के ये आगे की तरफ बढ़ रही है तो क्या आप बताएं कि एक बंदा वो रुकना चाह रहा है, उसका ब्रेक फेल हो गया तभी तो वो एग्जिट लेन में घुसेगा, वरना तो नहीं घुसेगा. अब जब ब्रेक फेल होता है तो गाड़ी का एक्सीलरेटर पे पाऊं आप ये रखते हैं या छोड़ देते हैं, हटा देते हैं एक्सीलरेटर से, बताइए बताइए बताइए. और देता हटा देते हैं. इसका मतलब गाड़ी की फॉरवर्ड फोर्स आप एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि गाड़ी के एक्सीलरेटर से पांव हटा दिया तो इंजन अब काम करना बंद कर देगा. अब इंजन पूरा डिपेंड करेगा रेजिस्टिव फोर्स के ऊपर, जो उसको जैसे रोक दे. ठीक है, चाहे बाहुबली आके हाथ से रोक दे, ठीक है, चाहे वो खाई में गिर जाए, चाहे वो मिट्टी के पहाड़ पे चढ़ जाए, वहां पे चढ़ते चढ़ते रुक जाए, या नीचे कहीं सैंड में जाके रुक जाए, फंस जाए, इंजन की फॉरवर्ड फोर्स खत्म. सो अब अगर इस चलते हुए ट्रक का जो सैंड में इसकी अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहूं तो होती वैसे फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड है, लेकिन चूंकि इंजन कहां घुस चुका है, बोलिए इंजन कहां घुस चुका है, सैंड में, तो फॉरवर्ड फोर्स तो है ही नहीं, वो जीरो है. तो रिजल्टेंट फोर्स पूरी की पूरी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, फ्रिक्शन के ऊपर. यस और नो? Yes. और फ्रिक्शन जो है वो बराबर होती है, अभी हमने पढ़ा है किसके, फ्रिक्शन यानी क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या, सॉरी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू म्यू R, यही पढ़ा है, और म्यू W हो जाएगा R की जगह, नॉर्मल रिएक्शन की जगह. सो ये म्यू W आ जाता है. ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है, फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन बराबर है किसके, म्यू, ये वेट आ जाएगा. यानी मैं आसान जबान में अगर आपको समझाऊं, आसान जबान में, सो ये होगा रिजल्टेंट फोर्स is directly proportional to friction which is directly proportional to weight. आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? समझ आया? yes. अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, is directly proportional to friction is directly proportional to weight. ये वाला सीन है. ये बराबर होगा ma के, ये बराबर होगा फ्रिक्शन को हटाई दो आप फिलहाल, इसको F ही लिख लो, इसको लिख दो mg के. आ रही बात समझ में नहीं आ रही है ये बच्चा? जी सर. अगर मैं इन दोनों को यानी एम ए इज डायरेक्ट इसको इन दोनों को लिंक कर दूं सिर्फ, तो एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा. ऐसे ही है, इस तरह से भी कर सकता हूं, समझाने के लिए कर सकता हूं. इसका मतलब जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा स्टॉपिंग फोर्स होगी. ये स्टॉपिंग फोर्स है, फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है तो रिजल्टेंट फोर्स स्टॉपिंग फोर्स है, या इसको रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं. क्लियर? आ रही बात समझ जी? अब वो ये कह रहा है कि जनाब लिंक करते हैं दोनों का जो मास ऑफ द कार है, ठीक है, वो मास ऑफ द कार आपका ज्यादा है, यानी उसका वेट ज्यादा है ना. सो अगर मैं लिंक करूं यहां से, एक्सेलरेशन का लिंक करूं, तो यानी इसको लिंक करूं तो एम जी अपॉन एम हो जाएगा. ठीक है, सो मास ऑफ द कार ज्यादा है. मेरी बात ध्यान से सुनना, मास ऑफ द कार ज्यादा है, सॉरी मास ऑफ द ट्रक जो है वो ज्यादा है. जब मास ऑफ द ट्रक ज्यादा है, बहुत एहतियात से सुनना, तो नीचे भी मास ऑफ द ट्रक ज्यादा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, आ रही बात समझ में? जब दोनों ऊपर से और नीचे से, यानी कि अगर मैं इसको बोलूं मास ऑफ द ट्रक है, ट्रक के लिए अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, सो जब ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज आपकी ज्यादा है, सो ऊपर से भी मास कटेगा, नीचे से भी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन पे या डिसेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. समझ में आ रही बात या नहीं आ रही?
आप यहाँ नेगेटिव साइन लगा दें, नेगेटिव लगा दें, उस नेगेटिव को आप यहाँ इस्तेमाल कर लें, इस नेगेटिव को यहाँ यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिसेलरेशन के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर आ जाए, यही फॉर्मूला अप्लाई करें आप, यही फॉर्मूला अप्लाई करें आप किसके लिए, और बस यहाँ पे आप सी लगा दें कार के लिए, ठीक है, ये आप कर लें। उसके बाद अब आप मुझे एक बात बताइए इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है, अब मास ऑफ द कार से कार कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो उसकी एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आपको पता है कि कार का मास भले कम है, ठीक है, तो ऊपर से भी कट जाएगा, नीचे से भी कटेगा, तो उसकी उसकी रिटार्डेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज इट क्लियर? समझ में आई है बात या नहीं आई? जी सर। एक नंबर मिलेगा, अब हमने सही किया है जो मैं समझ रहा हूँ, एक नंबर मिलेगा इस रिलेशन को बताने में, ठीक है, एक मार्क मिलेगा, आप इस रिलेशन को बता दीजिए, ठीक है। और एक नंबर मिलेगा कि आपने ये बताया कि एस मास इज मास ऑफ द ट्रक and as the mass of the truck and car are cancelled out from numerator, there will be no effect, कह लो, there will be no effect on the acceleration, deceleration. इस सेम पे आपको एक नंबर मिल जाएगा, क्लियर है? आ रही बात समझ में? इस सेम पे एक नंबर मिल जाएगा और एक नंबर इनके रिलेशन पे मिलेगा, क्लियर? एक नंबर इनके रिलेशन पे मिलेगा, ठीक है, दो नंबर इस तरह से डिवाइड होंगे, क्लियर है? बढ़ो आगे, ठीक है। एन एयर ट्रैक is a straight tube with the holes along its length. Air force through the holes lifts the gliders, preventing friction between the glider and air track. A teacher, ठीक है, अब वो बेसिकली करता यही है कि नीचे से ये होल होल में से एयर निकलती है, जब होल्स में से एयर निकलती है तो इसको अपवर्ड पुश करती है, ठीक है, और इसकी वजह से इसकी फ्रिक्शन कम होती है, ये आगे मूव करता है। इसका मतलब है फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा। A teacher uses an air trap and two gliders A and B to demonstrate the principle of conservation of linear momentum. Glider A and B move toward each other and then collide, so that state the Newton's third law applies to the gliders during the collision, ठीक है, और स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ को स्टेट करें और किस तरह से वो अप्लाई हो रहा है वो आप बताएं, सही है? तो कोलिजन करेंगे, ड्यूरिंग कोलिजन glider A will apply equal and opposite force to the glider B. समझ में आ रही बात? अप्लाई कह लो, एक्सर्ट कह लो, दोनों वर्ड सही है, ज्यादा अच्छा वर्ड जो है वो तुम्हारा एक्सर्ट है, क्लियर? कह रहे glider A and B have different masses and move at different velocities before the collision. The gliders stick together in the collision. Students predict that the glider will move to the left after the collision. Deduce whether this prediction is correct. उसकी इस prediction को check करते हैं कि वो right या left को move करेगा। बच्चों वाला सवाल है। So अब जाहिर है बच्चों वाला तो है, लेकिन उसका
हमें नहीं पता कि ये इलास्टिक कोलिजन है कि इनइलास्टिक कोलिजन है, लेकिन हम, अब जाहिर सी बात है इनइलास्टिक कोलिजन है कि इलास्टिक, हम ये डायरेक्टली ऐसे चेक नहीं कर सकते, हमें टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन निकालना ही पड़ेगा, उसी से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके मास को m1, इसके मास को m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u2, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। और आफ्टर कोलिजन, ये तो बिफोर है ना, बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन में क्या हो जाएगा, टोटल जो दोनों का मास होगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, और दोनों की वेलोसिटी जो है v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v हो जाएगी। क्लियर? सो नाउ यूज द फॉर्मूला। सो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सो चाहे तो आप लिख दें यहाँ पे टोटल सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर collision is equals to sum of total momentum after collision। क्लियर? अब ये m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए। अभी m1 प्लस, जाहिर है कि दोनों के मासेस सेम थे, m1 प्लस m2 टकराने के बाद ही मास हो जाएगा टोटल, ठीक है। मतलब मासेस सेम नहीं है, दोनों के दोनों मासेस ऐड हो गए। सो अब आप टकराने के बाद m1 प्लस m2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई पे क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, ठीक है। कैसे, क्यों कैसे लिखा वो बता देता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएगी ना, तो वेलोसिटी कॉमन आ जाएगी। सो m1 प्लस m2 और v1 इसकी जगह भी v, v2 की जगह भी v। सब आप देखें, मास कॉमन निकाल लें m1 प्लस m2 और बाहर आप जो है वो v लिखते हैं। क्लियर है? सब आप देखें यहाँ पर m1 u1 प्लस m2 u2। अब आप मास 1 लिखें, इसकी वैल्यू लिखें तो 0, ये क्या हो जाएगी, मास 1 0.15 टाइम्स 0.32 प्लस, ठीक है, प्लस m2 कितना है 0.20 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.11 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 0.15 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई पे उसकी जो वेलोसिटी है वो, प्लीज ये वेलोसिटी कैलकुलेट करें कितनी आ रही है। 0.07। सो v की वैल्यू है 0.07 मीटर पर सेकेंड। चूंकि ये वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव का मतलब है ये राइट साइड पे ही जा रही है, ठीक है। सो एज द साइन of the magnitude of the sign of the magnitude of the velocity is positive, ठीक है, it shows that it has rightward direction। क्लियर है भाई? आ रही बात समझ में? क्रोशन, द क्रोशन की क्या है, कोई हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। अच्छा भाई, स्कॉटलैंड में देयर इज अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, उसका अजीब सा नाम है, क्रोशन करके कुछ नाम है, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, एनीवेज इज बिल्ट इनसाइड अ माउंटेन, ठीक है, पहाड़ के अंदर बनाया हुआ। बना सकते हैं भाई, क्यों नहीं बना सकते। आपका पाकिस्तान में बना हुआ है, बहुत सारी जगहों में बना हुआ है। नीलम झेलम रिवर, जो नीलम झेलम जो तो वो है पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है, वो भी ऐसे ही बना हुआ है। चाइना ने बनाया, क्या खूबसूरत काम किया है, और बहुत खतरनाक जगह पे बनाया है, मैं देख कर आया हूँ, बहुत ही खतरनाक जगह पे बनाया हुआ। सो वाटर फ्रॉम द लेक नियर द टॉप ऑफ द माउंटेन फ्लोज थ्रू द स्ट्रेट पाइप टू अ जनरेटर, ठीक है। The pipe have a length of 350 meter and are inclined at angle of 55 degree to the horizontal, ठीक है। The gravitational potential energy of the water in the lake is used to generate electrical power in 1 minute। In 1 minute each pipe transfer इतना, ये volume flow rate है, ठीक है, to the water to generator, the density of the water is इतना। State the power transferred by the water in each pipe is about 88 megawatt। सो पावर इनपुट निकालना है, सो पावर इनपुट निकालना है, सो पावर इनपुट होता है वर्क डन अपॉन टाइम के, सो वर्क डन होगा mgh अपॉन टाइम। क्लियर? ये पावर इनपुट है। अब सवाल है कि अगर आप मैं यहां से लेकर यहां तक देखूं, सो ये 350 है,
ये 350 आपका जो है वो एस हो जाएगा, या इसको आप डी कंसीडर कर लो, और यहीं पर आओगे तो ये डी साइन थीटा होगा सामने वाला, जो कि एच है। पीछे वाले पार्ट में हम कर चुके हैं, तो 350 साइन ऑफ 55 डिग्री हो जाएगा। तो एच की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मास की जगह पे आप डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, नीचे टाइम अपनी जगह पर है, जी अपनी जगह पर है, और एच की जगह 350 साइन 55 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम अपॉन टाइम है, ये दिया हुआ है 1700 डिवाइड बाई 60 पर मिनट दिया हुआ है। तो 0 से 0 कैंसिल करें, 170 अपॉन 6 करें जी। 170 अपॉन 6 कितना होता है, कोई मुझे बताएगा? 70 अपॉन 28.33 28.33, तो ये 28.33 मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। सो ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये इसको V अपॉन टी का रेशियो कहते हैं, ये गिवन है। सो वाटर की डेंसिटी की हुई है, ये गिवन है 1100 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम फ्लो रेट है 28.33, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू है 9.81 मल्टीप्लाई बाय 350 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 55 डिग्री। क्लियर? जरा 8765657 वाट, तो राउंड ऑफ कीजिए, सो 8.88 मेगा वाट टू सिग्निफिकेंट फिगर में ही राउंड ऑफ हो जाता है। क्लियर है भाई? समझ आया आपको? बिल्कुल सही था, कैलकुलेटर में 9.1 डाल दिया था, सही है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मेरे वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम लेक टू जनरेटर थ्रू 4 आइडेंटिकल पाइप्स, ठीक है, 4 आइडेंटिकल पाइप्स दिए हुए। as the water moves through 4 pipes to generator, the total power used is, the total power wasted is 256 megawatt. Calculate the efficiency. पहले समझिएगा। सो एक पाइप से जब वाटर जा रहा है तो वो कितना पावर ट्रांसफर कर रहा है, वो कर रहा है 8 तकरीबन, इसको अगर मैं बैरल अगर, ओहो 87.7 है, ठीक है, सॉरी। सो दैट इज, फिर से बता देता हूँ, देखिए इधर समझ लीजिए। देखिए एक पाइप से जब जा रहा था, पानी जा रहा था, तो 87.7 मेगावाट था। 4 पाइप से जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इनपुट हो जाएगी, वेस्टेड 256 है। एफिशिएंसी का ये फार्मूला है, यूजफुल पावर आउटपुट अपॉन टोटल पावर इनपुट इनटू 100। अब टोटल पावर इनपुट तो आपको पता है कि जाहिर है 4 पाइप से आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। यूजफुल कितना है, तो भाई पावर, टोटल पावर इन में से वेस्ट निकाल दीजिए, तो जो बचेगा वो यूजफुल पावर है। सो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पास है 87.7 मेगावाट एक पाइप की इनपुट है, 4 पाइप से, तो मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस कीजिए 256 मेगावाट, ये गिवन है वेस्ट, तो बचेगा कितना आपके पास, ये तकरीबन 94.8 मेगावाट, ये आपके पास ये बचा, तो ये यूजफुल है। सो 94.8 डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, इनपुट कितना है 2, इनपुट आप देख लीजिए। सो इनपुट है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया आपने, सो 87.7 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, सो ये 350.8 मल्टीप्लाई बाय 100, 94.8 डिवाइड बाई 350.8, ठीक है, और आगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये बनता है तकरीबन 27% आपकी जो है एफिशिएंसी निकल के आती है। ठीक है, एफिशिएंसी इज योर 27%। क्लियर? ठीक है भाई, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? जी सर। देख लीजिए वो क्या कह रहा है। A balance is formed by a beam suspended from a string. A dish is hung from the beam and the balance is used to measure a fixed portion of the rice. ठीक है, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बीम है, यहाँ पर ये इसका वेट होगा, यहाँ पर ये धागे से लटका हुआ है, और यहाँ पर ये जितना वेट होगा उसके अगेंस्ट यहाँ पर उसका अपना वेट मौजूद होगा। क्लियर? When the dish contains one portion of the rice, balance is in equilibrium. ठीक है, यहाँ पर कुछ इसका पोर्शन है राइस का, तो बैलेंस इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और मेरे ख्याल में ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा, या इसका पिवट होना चाहिए ये। ठीक है, स्टेट द conditions needed for an object to be in equilibrium, the sum of all the forces। पहली कंडीशन है sum of all the forces
ठीक है, must be equals to 0. दूसरा है sum of all the torque, all the moment कह लें, टॉर्क कह लें, ठीक है, आ रही बात समझ। अगला क्वेश्चन, the dish is moved along the beam so that the horizontal distance from the string to the dish is 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिश को मूव किया गया सो दैट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रिंग टू द डिश इज 7। डिश को आगे मूव किया गया सो दैट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रिंग टू द डिश, स्ट्रिंग से डिश तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, स्ट्रिंग से डिश तक का, स्ट्रिंग का है यहाँ, डिश का है ये रही, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना कर दिया गया, 7 सेंटीमीटर कर दिया गया। यहाँ कहीं लेकर आ गए होंगे इसको, ठीक है, इस जगह पे कहीं पे लेके आ गए होंगे, ऐसे ही है, यहाँ पर कहीं पे इसको आप लेकर आ गए, ऐसे कह रहे ये 7 सेंटीमीटर कर दिया, क्लियर, वो यही कह रहा है ना, सो दैट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रिंग टू द डिश इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। राइस इज एडेड to the dish until the balance is again in equilibrium, ठीक है। Deduce whether the dish now contains 3 portion of the rice. You should include a calculation of the weight of 1 portion of the rice, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो आपने ये कंक्लूड करना है, ये बताना है, you should include the calculation of the weight of 1 portion of the rice, ठीक है। अब weight of the beam कितना है, 3.1 न्यूटन, weight of the empty dish कितना है, 0.64 न्यूटन, क्लियर है, ये वो बता रहा है, आ रही बात समझ में। सो वेट ऑफ द बीम इज 3.1 न्यूटन, वेट ऑफ द एम्प्टी डिश इज 0.64 न्यूटन। एक सेकंड, यार ये लोग कह रहे हैं 5 मिनट्स रुक जाएं, नमाज पढ़ना है। क्या नमाज का टाइम हो गया? जाफिर, नमाज का टाइम हुआ है? हो रहा है नमाज, हो रहा है नमाज का टाइम, हो गया है। हाँ तो ले लो 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, 5 मिनट्स के बाद स्टार्ट करते हैं, ले लो, पढ़ लो नमाज। बोल दिया करो बेटा, बोलते क्यों नहीं है, बोल दिया जी। राइस इज एडेड until the balance is in equilibrium. Deduce whether the dish now contains 3 portion of rice. You should include the calculation of the weight of the 1 portion of rice. ठीक है, इसने सबसे पहले क्या बताया आपको, इसने आपको बताया कि weight of the beam is 3.1 न्यूटन, weight of the empty dish is 0.64 न्यूटन। Now the thing ये है कि ये जो empty dish है आपके पास, ठीक है, ये जो ऐसे ये empty dish है, ठीक है, ठीक है, इस empty dish की अगर मैं आपको बात करूं, सो इस empty dish का जो weight है वो कितना दिया हुआ है, ठीक है, इस empty dish का weight कितना दिया हुआ है, 0.64 न्यूटन। So this empty dish has 0.64 न्यूटन weight, ठीक है, इसका जो डिश है इसका वेट है 0.64 न्यूटन, याद रखना, ये चीज भूलना नहीं, इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया आपने, ठीक है, आपने क्या किया, सुनिए, आपने अच्छा खासा ये इसमें कुछ राइस मौजूद थी, जो कि जाहिर है इसमें 1 पोर्शन कहलाता है। 1 पोर्शन का क्या मतलब है समझाता हूं। इसमें राइस मौजूद था और ये 25 सेंटीमीटर पे बैलेंस था, इट वाज बैलेंस, ठीक है, एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, ठीक, ये इसका पिवट है। आपने क्या किया, इसको उठा के मूव करके आगे लेकर आ गए। जब आगे लेकर आ गए तो ये मोमेंट आर्म 25 से कम होके 7 रह गया। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? जी, यस सर। अब मैं आपको बताता हूं, जितना मोमेंट आर्म कम होता है उतना ही वेट एडिशनल डालना पड़ता है आपको, ये लॉजिक है। तो जब ये यहां से यहां मूव करेगा, आगे की तरफ जाएगा, 25 से 7 हो गया, ठीक है,
तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने ये चेक करना है कितना पोर्शन, अच्छा जब इसको आगे लेकर आए, आगे मूव किया, इसका क्लॉकवाइज मोमेंट आर्म कम हो गया तो क्लॉकवाइज मोमेंट भी कम हो गया। सो जब क्लॉकवाइज मोमेंट कम होगा तो ये थोड़ा सा, ये बीम जो है कुछ यूं हो जाएगा, देखो यूं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इन फिजिकल रियलिटी ये कुछ यूं हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसका एंटी क्लॉकवाइज वाला मोमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। जब आप इसको करीब लेकर आए तो एंटी क्लॉकवाइज वाला मोमेंट बढ़ जाएगा, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा ऐसे। अब आप तो परेशान हो गए, ओ ये क्या हो गया। अब इस ओ क्या हो गया को सही करने के लिए आपने इसको, यानी ये इसको जो आगे लेकर आए थे, इसमें मजीद राइस डालना शुरू किया। जब मजीद राइस डालना शुरू किया, ये दोबारा से क्लॉकवाइज मूवमेंट इसका बढ़ना शुरू हुआ और ये दोबारा से क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। ये है कहानी, ठीक। वो कह रहा है आपने एडिशनल जितना राइस डाला वो कितना पोर्शन है और ये कितना पोर्शन है, इसका रेशो बताइए। यानी जी जी ईमान, डू यू अंडरस्टैंड? Basically examiner is asking a question. He is asking, as soon as you move this dish towards the left side, okay, so your clockwise movement would be increased. So to balance the clockwise movement you need some anti-clockwise movement, is it? So what did you do? You are putting some additional rice on it, okay, is it clear? So in that case you need to calculate the portion, additional portion which you have added in order to make it balance in clockwise direction. Is it clear? So you need to calculate that amount. Is it clear? Is it clear? Hello? Okay, so first of all let me calculate first of all an anti-clockwise movement, or you will understand what amount of the anti-clockwise movement is. Is it clear? सो वो व्हाट अमाउंट ऑफ जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो उसके बारे में पता करने के लिए कह रहा है। आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जिस वक्त डिश यहां पर थी, ठीक है, तो उस वक्त इसका मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट। मैं यहां पे लिख रहा हूं थोड़ा छोटा करके क्योंकि जगह यहां पर है। तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर? ठीक है, सो यू हैव बोथ द मूवमेंट्स। अब जरा आओ, सबसे पहले जब ये यहां पर था तो इसका क्लॉकवाइज पोर्शन कितना था, वी नो दैट, ठीक है, दैट वाज वन पोर्शन। मैं इसमें इस वक्त, ठीक है, वेट है, वेट ऑफ राइस प्लस वेट ऑफ डिश, ये दोनों इसमें मौजूद है। इसमें दोनों चीजें मौजूद है, राइस भी मौजूद है, डिश भी मौजूद है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक डाउनवर्ड मूवमेंट जनरेट करें इस, ठीक है। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं ये 25 से, सो 25, सो दैट वुड बी माय क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, यहां से होगा एंटी क्लॉकवाइज ये। सो एंटी क्लॉकवाइज कौन पैदा करेगा, 3.1 मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर? सो जरा सॉल्व कीजिए प्लीज, और ये वेट ऑफ राइस निकालिए। सो कैलकुलेट कीजिए वेट ऑफ राइस प्लस डिश, इनका जरा वेट कैलकुलेट कीजिए। सो 3.1 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 25, सो ये आ जाएगा 0.992 न्यूटन। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है गाइस? डू यू अंडरस्टैंड? ये किसका वेट आया बताओ? ये टोटल इस डिश का वेट आ गया जिसमें राइस भी है और डिश भी शामिल है। क्लियर है यार? प्लीज जवाब तो दे दो। ऐसा लग रहा है कब्रिस्तान में बैठे हुए मुर्दों को पढ़ा रहा हूं मैं, मुर्दे निकल के आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, नाउ वेट ऑफ द राइस प्लस डिश, ओके फाइन, आगे चलो। अब मुझे क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ द एम्प्टी डिश है 0.64। ठीक है भाई, तुम स्कूटर पे बैठे, बाइक पे बैठने से पहले बाइक का वेट इतना है और बाइक पे बैठने के बाद तुम्हारा और बाइक का वेट इतना है। ठीक है भाई, समझ आई? तो अगर मैं सिर्फ तुम्हारा वेट निकालना चाहता हूं तो टोटल में से 0.992 में से 0.64 निकाल दो, तो इसमें चावल रखे ना राइस, तो राइस का वेट आ जाएगा, खत्म। क्लियर?
राइस का वेट आएगा ना भाई, देखो ना, वेट ऑफ राइस प्लस जी। कितना है, 0.992 है. सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 0.64 which is the empty, which is the weight of the empty dish, so वो क्या है, सब्ट्रैक्ट कर लो. आओ सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो वेट ऑफ राइस, ठीक है, निकालना है. सो वेट ऑफ राइस, वेट ऑफ राइस प्लस डिश में से सब्ट्रैक्ट वेट ऑफ dish, empty dish. So now if you see, so 0.992 में से 0.64 सब्ट्रैक्ट करो. Guys please let me know the result. बताओ. 0.352. 0.352. ये क्या है, ये है वेट ऑफ राइस. और दिस इज, यही वन पोर्शन है, यही वो वन पोर्शन है जो इसके ऊपर रखा हुआ था. कितना है ये, 0.352. अब जब आपने इसको करीब लेकर आई, तो करीब लाने से ये हो गया यूं, ठीक है, ऐसे हो गया ना भाई. जब ये यूं हुआ तो इसके करीब लाने पे यहाँ पे था 0.352 न्यूटन का चावल. इतना चावल, इतना राइस था. आपने उसमें उसको किसमें कितना चावल डाला, यानी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाई 2 किया, मल्टीप्लाई बाई 3 किया, मल्टीप्लाई बाई 4 किया, मल्टीप्लाई बाई 5 किया, मल्टीप्लाई बाई 6, 7, 8, 9, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, कितना अमाउंट इसका बढ़ाया, सो दैट ये दोबारा से बैलेंस हो गया. ये सवाल कर रहा है वो, ये है क्वेश्चन. समझ आई बात, कितना अमाउंट से मल्टीप्लाई किया. तो अब आप देखो, अब आप ले आए इसको करीब, ठीक है. अब इसका जो नया वेट है, नया वेट वो होगा 0.352 न्यूटन. सुनो, ये सिर्फ चावल का एक क्वेश्चन जो यहां था, मल्टीप्लाई बाई वो एक्स फैक्टर, यानी ट्वाइस किया, थ्राइस किया, इसके चावल की अमाउंट को डबल किया, ट्रिपल किया, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम्स, कितना टाइम्स किया, ये वो है. ठीक है. अब ये सिर्फ चावल का है. अब इस पूरे में ऐड करेंगे अगेन किसका, ये जो एम्प्टी पैन था इसका वेट कितना, 0.64. आ रही बात समझ में, यानी जब ऐड किया तो अब इसमें जो क्वांटिटी चावल की जो बढ़ने के बाद जो टोटल क्वांटिटी थी, ये वो बन जाएगी, टोटल वेट ये बन जाएगा. आ रही बात समझ में, क्लियर? यस. ठीक. अब मैं यहां से ये सब हटा रहा हूं, ये यहां पर नहीं है, अब नई 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 जगह पर आ गया. क्लियर? अब कोई अगेन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोबारा लगाओ अगेन. सो सम ऑफ anti-clockwise movement is equals to sum of clockwise movement. So anti-clockwise movement हमने निकाला था, कितना आया था हमारा, what we have got 3.1 into 8 कितना है, ये कितना आया था हमारा, बताओ. 24.8. कितना, 20, 24.8. 24.8. So 24.8 न्यूटन सेंटीमीटर. याद रखना सेंटीमीटर में. अब क्लॉकवाइज में चलो. सो क्लॉकवाइज अब कौन कौन करेगा, क्लॉकवाइज जाहिर है वो ये घुमाएगा, टर्निंग इफेक्ट है. सो ये पूरी वैल्यू आप लिख लो, क्या है, x इंटू 0.352, ठीक है, प्लस 0.64. ठीक है, आओ लिखते हैं. तो यहां पर आएगा, यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले फोर्स आएगी, यहां पर सबसे पहले फोर्स आएगी और फिर उसका मोमेंट आर्म. तो फोर्स कितनी है, x मल्टीप्लाई बाई 0.352 प्लस 0.64 और मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म कितना है इसका, ये कितना करीब हो गया आगे, ये 7 पे चला गया. ठीक है, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 7. क्लियर? अब आप 7 को वहां ले जाके डिवाइड कर दीजिए, 24.8 डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए और माइनस का 0.64 कर दीजिए, तो आपके पास x मल्टीप्लाई बाई 0.352 बचेगा. सही है. अब ये सॉल्व करने के बाद, सॉल्व कीजिए जरा क्या वैल्यू आती है. ठीक है, 24.8 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 0.64. ठीक है, ये आ गया 2.90 2.90. जी, 2.90.
और इसके बाद ये यहाँ पर हो जाएगा, ये x बचेगा, इसको यहाँ पे ले आके डिवाइड कर दे 0.352, ठीक है, तो डिवाइड बाई 0.352, तो आपका x की वैल्यू जो जी 8.23 जी 8.24 मेरा कुछ आ रहा है। सो 8 पॉइंट आप इसको 2 चले 25 कर लें। अब राउंड ऑफ करते भी हैं तो 8.3 पे राउंड ऑफ हो जाता है मैक्सिमम। नहीं, अगर 4 पे आ रहा है तो राउंड ऑफ इस पे नहीं होगा, अगर सिग्निफिकेंट फिगर है तो 8.2 पे राउंड ऑफ होगा, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे। क्लियर है? क्योंकि मेरा 8.24 आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको राउंड ऑफ 8.22 सिग्निफिकेंट फिगर पे कर रहा हूँ। अब उसने कितना पोर्शन कहा था? 3 पोर्शन ऑफ राइस है। नहीं, आपको करीब लाने पर 8 गुना 8 पोर्शंस इंक्रीज करने पड़ेंगे, 8 पोर्शंस इंक्रीज करने पड़ेंगे, 8 टाइम्स चावल को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस होगा। 3 पोर्शन नहीं होगा। दैट्स व्हाई स्टूडेंट इज इनकरेक्ट या ही इज रॉन्ग। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? जी। ठीक है, चलें आगे। अच्छा सवाल है, टेक्निकल है, हाँ ले लेगा ये क्वेश्चन। A tugboat is a small boat that can be used to pull the large ships. A tugboat is attached to a ship using a thick rope. A sample of the rope is tested to make sure the rope will not break when a ship is pulled. The original length of the sample was 36.8 meter. Clear? Calculate the strain in the sample when the length of the sample increased to 38.1 meter. अच्छा जी, अच्छा उसमें स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ, ठीक है, या आप सिंपल x लिख दीजिए, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। सो चेंज इन लेंथ 38.1 माइनस 36.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 36.8। सो प्लीज सॉल्व कीजिए, क्या वैल्यू निकल रही है? कैलकुलेट। 0.035. 0.035, ठीक है, यूनिट नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आ रही समझ बात? अब ये आगे ग्राफ दिया हुआ है आपको, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ अ सैंपल, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है एक सैंपल का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिया हुआ है। सवाल क्या कह रहा है? द डायमीटर ऑफ द सैंपल इज 220 मिलीमीटर, ये डायमीटर है। डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड टू द सैंपल व्हेन द स्ट्रेन वाज 0.025। फोर्स बताओ जब स्ट्रेन 0.025 है। सो 0.02 ये रहा, 0.025 इधर होगा, तो क्लियर है? सो आप निकाल लो भाई। क्लियर है? सो ये आपका हो गया 0.025, और ये 100 है तो जाहिर है ये 110 हो जाएगा, 110 मेगा पास्कल हो जाएगा। सो स्ट्रेस पता चल गया आपको कितना है इस पे। सो फ्रॉम ग्राफ एट 0.02, ओहो ग्राफ तो लिखा ही नहीं, फ्रॉम ग्राफ एट 0.025 स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस इज अबाउट 110 मेगा पास्कल। क्लियर? ये शो करने पे एक नंबर मिल जाएगा आपको। अब आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर? तो आपसे क्या पूछ रहा है? अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब आप फोर्स को एक तरफ कर लें, स्ट्रेस इनटू एरिया, 110 मेगा पास्कल है, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर +6। क्या? अब एरिया है तो एरिया के लिए आप पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। वैसे पाई आर स्क्वायर होता है, आप आर की जगह d/2 करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। सो पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई डी, 220 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। क्लियर? अब आप सॉल्व करें तो आप देख लें क्या बन रहा है, ठीक है, या मैं कर दूं? आप भी कर ले, मैं भी कर लेता, दोनों ही कर लेता। 110 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 220 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर। सो ये मेरे ख्याल में 4181459.82, ठीक है, 82 न्यूटन आ रहा है, ठीक है, इस तरह की वैल्यू आ रही है। सो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं तो ये 4 पॉइंट डिपेंड करता है कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 में कर लेते हैं, 4.18 इंटू 10 टू पावर, ठीक है,
1 2 3 4 5 6 न्यूटन। आ रही बात समझ? और फर्दर राउंड ऑफ करना चाहे तो 4.2 पे भी कर सकते हैं क्योंकि हर जगह दो सिग्निफिकेंट फिगर है। सो 4.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन और 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दें यहाँ पे। क्लियर है? आ रही बात समझ? Explain how the area under stress in graph and the volume of the sample can be used to determine the energy store. जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बता चुका हूं। ठीक है, ग्राफ या स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ये मैंने आपको बताया है। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, stress strain graph, the area of the stress strain graph, sorry, ठीक है, ये लिखना था मुझे। the area of stress strain graph provides strain energy per unit volume, strain energy per unit वॉल्यूम। ठीक है, तो हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो कैसे? सिग्मा यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बेसिकली इसका अगर मैं एरिया करूं तो एरिया मुझे क्या देगा? स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रोडक्ट देगा। ठीक है, प्रोडक्ट देगा। अब अगर ट्राइंगल होगा तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, रेक्टेंगल होगा तो सिंपल हम क्या करेंगे? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब एरिया जो है वो क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रोडक्ट देगा। अगर तो ट्राइंगल शेप होगा तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज करते हैं, तो 1/2 इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको हटा दें। अगर रेक्टेंगल का होता है तो रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो उसमें सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, यानी हर सूरत में ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी। सो वी नीड टू चेक कि सिग्मा और एप्सिलॉन का प्रोडक्ट हमें देगा क्या। क्लियर है? स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, ई से लिख लो एक्स से लिख लो, मर्जी है, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब सुनो, अब ये फोर्स इंटू ये जो ई है एक्सटेंशन कह लो, फोर्स मल्टीप्लाई बाई एक्सटेंशन, न्यूमरेटर में जो वैल्यू है ये आपको वर्क डन देता है। क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड। तो ऊपर जो एक्सटेंशन है ये भी तो वो है जो खींचने में कवर हुआ है या कंप्रेशन में कवर हुआ है, वही डिस्टेंस है ना। तो ऊपर वर्क डन मिल जाएगा आपको, नीचे एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस ग्राफ का एरिया आपको वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम देता है और ये वर्क डन स्ट्रेन एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। सो आप एरिया ऑफ द ग्राफ निकालिए, that will give you strain energy per unit volume and multiply कर दीजिए उसको किससे? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट से। आ रही बात समझ में? तो आपके पास क्या आ जाएगी? स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। आ रही बात समझ में? यानी अगर आपने स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ ग्राफ को मल्टीप्लाई करना है आपने किससे? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट से। एरिया ऑफ ग्राफ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट से। आ रही बात समझ में? तो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। क्लियर? ये है कहानी। इस पूरे क्वेश्चन में आपने ये करना है। सही है? जी जी क्लियर है? सर। ये आप देख लीजिएगा। आगे पार्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, यही पूछा है उसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ स्मॉल रिमोटली कंट्रोल्ड सबमरीन इज यूज्ड टू एक्सप्लोर द सी। A small remotely controlled submarine is used to explore the sea. The engine of the submarine produced a horizontal force of 70 Newton. The drag force on the submarine was 43 Newton at an angle of 25 degree to the horizontal. Determine the resultant. अब समझो, कह रहा है कि a remotely controlled submarine is used to explore sea. The engine of the submarine produced a horizontal force of 70 Newton. ये इंजन की फोर्स है और कह रहा है the drag force on the submarine 43। ड्रैग उसको यूं धकेल रहा है, देखो अच्छा खासा एक इन सबमरीन यूं जा रहा है और ड्रैग उसको यूं धकेल रहा है ऐसे। आपको क्या लगता है जब अच्छा खासा सबमरीन यूं जा रहा है और ये ड्रैग
उसको यूं पुश कर रहा है, तो इसका ये किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? क्या इसे सीधी डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए, या ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा? और अगर करेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा? कोई प्रिडिक्ट करेगा? इस तरह से क्या जा रहा है, सबमरीन जा रहा है, इधर देखो। अब सबमरीन यूं जा रहा है, ठीक है, और सबमरीन पे इस तरह से अटैक, ऐसे उसका यूं ड्रैग लग रही है। तो जब ड्रैग फोर्स उसको यूं लग रही है, सबमरीन यूं जा रही है, तो जाहिर है उसकी डायरेक्शन नीचे कहीं हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। क्लियर होगी कि नहीं होगी? समझे? इसी तरह जी इसी तरह जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, सबमरीन उसको ऐसे हिट कर रही है, ऐसे हिट कर रही है यूं, मतलब ड्रैग उसको यूं हिट कर रहा है, तो ये फाइनली इसकी डायरेक्शन इधर हो जानी चाहिए। यानी ये इसे जाते जाते सबमरीन इस पे, अच्छा सबमरीन का हिट करना यूं दिखाया है, ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था। इनको दिखाना चाहिए था यहां से सबमरीन ने हिट पे हिट किया ड्रैग फोर्स ने, ऐसे दिखाना चाहिए था। पता नहीं इन्होंने आसान करके यहाँ पे बना दी वेक्टर डायग्राम, जिंदगी आसान कर दी, नहीं करना चाहिए था। एनीवेज, अब क्या है, एक वेक्टर यहां बना दिया, एक वेक्टर यहां, तो इसका तरीका ये रिजल्टेंट का भाई कि आप इसकी सीध में ये बनाओ, ठीक है, इसके साथ ये रखो, ऐसे करो, ठीक है, और ये आपका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो मैं बोल रहा था ना, दैट वाज, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, खत्म कहानी, दैट्स इट। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस ऑन द सबमरीन बाय ड्राइंग स्केल डायग्राम, ठीक है, वो कह रहा है वेक्टर डायग्राम से ही काम होगा, तो बना लो वेक्टर डायग्राम, कौन सी टेंशन है। तो आप लिखो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, स्केल चूज करना है, 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, तो 43 न्यूटन इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, और 70 न्यूटन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ठीक है, ये स्केल लिया हमने, स्केल पूरा हॉरिजॉन्टल है, सो इसमें कितने सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, लेफ्ट साइड पर 7 सेंटीमीटर की। तो चलिए 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाते हैं। अरे यार तुम कहां से आ गए? ठीक है भाई, ये 7 सेंटीमीटर की लाइन बना दी हम, ठीक। अब 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाने के बाद ये कितना हो गया आपका, 7 सेंटीमीटर यानी 70 न्यूटन। अब क्या करें, अब इसको जरा साइड कर लेते हैं। अब क्या करें भाई, अब ये करें कि आपने हेड टू टेल रूल अप्लाई कर लें या वेक्टर डायग्राम कर लें, आपके ऊपर है, कोई सभी, मुझे पैरेललोग्राम आसान लगता है, मैं वही बना देता हूं। अब यहां से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए मैं उठाता हूं यहां से डी, ठीक है, उठाते हैं इसको, करते हैं घुमाते हैं, घुमाने के बाद इसको रखते हैं यहाँ का, इस कॉर्नर पे रखते हैं, और यहां से 25 बनाते हैं, ठीक है। अब 25 क्या है, उधर से राइट साइड पे, तो इधर से 25 देखो, ठीक है, स्केल हटा देते हैं। सो इधर से 25 कहाँ बन रहा है, ये देखो, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 40 है, ये 50 है, तो 25 का बन रहा है, यहाँ 25 बन रहा है। क्लियर? सो मैं इधर निशान लगा देता हूँ, ठीक है, इधर निशान लगा देता हूँ, ये रहा 25। क्लियर? आ रही बात समझ? ये 25 हो गया, समझे? क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको करूंगा साइड, मुझे समझ में आ गई क्या कहानी है, ठीक है। अब मैं इसे करूंगा साइड, चलो बेटा अब तुम साइड हो जाओ ना, यहां से लेकर यहां तक, अब यहां से लेकर यहां तक की लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये है 4.3 की, तो अब उसके लिए स्केल देख लेते हैं, स्केल यूज करते हैं, और यहां से लेकर यहां तक 4.3 की लाइन जो कहां तक बन रही है, जो बन रही है 4.3, ठीक है, ये बन रही है यहां तक की 4.3 की लाइन, ठीक है भाई, जी ये मैंने कर दिया 4.3 की लाइन। अब अगर आप देखो यहां से ये एंगल कितना बनेगा, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
सेंटीग्रेड कह रहा हूँ, 25 डिग्री, ठीक है, दैट इज 25 डिग्री। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका पैरेललोग्राम बनाना है, तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए इसी के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ले लो, इतनी बड़ी लाइन लो, और ये यहां से यहां बना लो। इसके लिए बेस्ट तरीका सेट स्क्वायर मेथड है, यू कैन ऑल्सो यूज सेट स्क्वायर। सर ये सेट स्क्वायर क्या है? हाँ, ज्योमेट्री नहीं पढ़ी तुमने? क्लास 7-8 में सेट स्क्वायर पढ़ाया जाता है, ओ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर। अच्छा, वो सेट स्क्वायर होता है और उसमें पैरेलल लाइंस खींचना सिखाते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहां से इसको लिंक कर दें, ठीक है, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट है, चाहे तो ऐसे एरो बना दें, चाहे तो उधर बना दें, ये रिजल्टेंट है। अब आप रिजल्टेंट को मेजर कर लीजिए स्केल के थ्रू, तो स्केल के थ्रू कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, तकरीबन 3.9 के अराउंड आ रही है वैल्यू, ठीक है। सो 3.95 या 3.9 के अराउंड वैल्यू आ रही है, चेक कर लें आप दोबारा, 3.95 लग रहा है कुछ, 3.9 कर लें इसको सेंटीमीटर। क्लियर? अब आप दोबारा से 3.9 को जो सेंटीमीटर में आया है उसको मल्टीप्लाई बाय जब आप 10 करेंगे तो 39 न्यूटन आएगा। आ रही बात समझ? तो 39 न्यूटन का रिजल्ट है। और अगर इसकी डायरेक्शन में को निकालना है तो डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल, ये एंगल मेजर करना है, तो इसको आप दोबारा बड़ा कर दीजिए, आप ये एंगल जो है दोबारा से मेजर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आप यहाँ पे रखिए, ठीक है, बड़ा कीजिए इसको, क्या वैल्यू बन रही है जरा चेक कीजिए, ये 150 है, एक सेकेंड, ये कितना है, ये 30 है, और 30 के बाद वहां से 31, 32 नहीं नहीं सॉरी 28 डिग्री, ये 28 डिग्री बन रहा है, यहाँ से वहां से 28 डिग्री बन रहा है। तो आप ये आ जाए, ये कितना डिग्री हो गया, 28 डिग्री हो गया फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अरे एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लिखने की जरूरत नहीं है। और मैग्नीट्यूड कितना है, 39 न्यूटन है। आ रही बात समझ में? क्लियर? समझे? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन हो ही गया। अगला क्वेश्चन है, इसी का पार्ट बी है, स्टैटिक क्वेश्चन है। सो पार्ट बी क्या है, क्या कह रहा है, अ क्रेन ऑन द शिप कैन लिफ्ट द सबमरीन आउट ऑफ द सी, ठीक है, as shown the submarine is initially completely underwater, ये है क्या, है सबमरीन है, ओके, ठीक है, is initially underwater and at rest just below the surface. A cable from the crane is attached to the submarine so that the cable is vertical, ठीक है, the crane pulls on the cable, the submarine moves vertically upward at a constant speed until the whole submarine is out of the water, ठीक है, ठीक है, explain how the tension in the cable changes as the submarine moves below the surface. Submarine moves below the surface of the water to being completely out of the tension in the cable changes as the submarine moves from below the surface. अरे यार, अब थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट है, बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला। सबमरीन जब तक पानी के अंदर है, सुन लो, तब तक उसका उसका डाउनवर्ड उसका वेट है, अपवर्ड उसको अब थ्रस्ट मिल रही है, ये दोनों बैलेंस है, ठीक है। आपने अब इसके साथ एक रस्सी बांध के टेंशन भी लगा दी, ठीक है। अब जैसे जैसे सबमरीन पानी से बाहर आएगी, ये पानी से बाहर आएगी, अभी पानी के अंदर है, ठीक है, आपने टेंशन से खींचना शुरू किया, तो जब तक वाटर के अंदर होगी तो आपको पता है थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रो जी वी, सुनिएगा ध्यान से, ये होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, लिक्विड की डेंसिटी, ये होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। इमर्स का मतलब वो हिस्सा इस ऑब्जेक्ट
के वॉल्यूम का वो हिस्सा जो पानी के अंदर है, ये वो लिया जाएगा, और डेंसिटी जो है इस लिक्विड की ली जाएगी। ठीक, अब जरा इसको छोड़िए, जी को छोड़िए, सिर्फ वी पे बात करिए। ठीक है, चलो वी को भी खोलते हैं। अगर वी को भी खोलेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम को खोलें तो एरिया इंटू डेप्थ होगा। ठीक है, ये फ्लूइड है और एरिया इसका, इस सबमरीन का नीचे का एरिया, जाहिर है वो तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये क्या है, ये डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड वाटर। सुनना, इसका मतलब अक्सर सारी डिपेंड करती है डेप्थ पे इनसाइड वाटर। आ रही बात समझ? अब सीन क्या है कि तुमने सबमरीन को इससे बांधा, क्या कहते हैं, टेंशन दे दिया। ठीक है, सो टेंशन प्लस अपथरस इज इक्वल टू वेट, यही होगा भाई, डाउनवर्ड इसका वेट होगा। ठीक है, अपथरस इस पे अपवर्ड लग रही होगी तो अपथरस प्लस वेट इज इक्वल टू वेट होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे सबमरीन पानी से बाहर आ रही है, इसकी जो हाइट है इनसाइड वाटर वो कम हो रही है। ठीक है, वो कम हो रही है, सबमरीन की जो डेप्थ है पानी के अंदर वो कम होते चली जा रही है जैसे जैसे वो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये डेप्थ, पानी के अंदर वाली जो डेप्थ है सबमरीन की वो कम हो रही है, वो बाहर आ रहा है, वैसे वैसे अपथरस भी कम हो रही है। जैसे जैसे अपथरस जो है वो कम हो रही है, टेंशन बढ़ेगी ताकि वेट को बैलेंस कर सके, उसका वेट अपलिफ्ट कर सके। आ रही बात समझ में? समझ आई नहीं आई? I. तो जैसे जैसे यही होता है, जैसे जैसे पानी से बाहर निकालते हो तो वो जो रस्सी है उस पे फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो उसको ज्यादा लोड कैरी करेगी, और जब जैसे ही पानी में छोड़ोगी तो रस्सी जो है वो थोड़ी सी वो हो जाएगी, लूज हो जाएगी, या उस पर टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपथरस जो है ना वो भी वजन, वो भी पुश करना शुरू कर देता है ना ऊपर। आपने जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाला, अपथरस ने पुश करना बंद कर दिया नीचे से ऊपर, अब सारा लोड चला गया टेंशन के ऊपर, वही खींचेगा, खत्म। इतना आसान है, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब 6 नंबर पे मैंने इसको बताना है, क्लियर? आओ जरा 6 मार्क्स पे इंडिकेटिव कंटेंट राइटिंग इसकी करते हैं, आओ। सबसे पहले इनिशियली रिजल्टेंट फोर्स 0 है जब वो वाटर के अंदर है, यानी वेट डाउनवर्ड है, अब थ्रस्ट अपवर्ड है, इनका रिजल्टेंट फोर्स 0 है। ठीक है, सो इनिशियली when when the when the submarine was in water, ठीक है, ठीक है, its weight is equal to the upthrust। आप ब्रैकेट में लिखते हैं रिजल्टेंट फोर्स 0। क्लियर है, समझ में आ गई बात? G. ठीक है, जी। as the wire is connected, wire है, cable, as the cable is connected, sorry, as the cable is connected with the submarine, now अब क्या होगा, अब टेंशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट माइनस अपथ्रस्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, आप चाहे तो ऐसे लिख दें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंशन प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट, उसको मैंने रीअरेंज करके टेंशन इज इक्वल्स टू वेट माइनस अपथ्रस्ट कर दिया। सही है, क्लियर है, कोई टेंशन यहां तक? ठीक, G. मूव करूं, नेक्स्ट जी। है, एज द सबमरीन leaves the water, leaves the water, ठीक है, तो उसकी हाइट पानी के अंदर कम होगी, या वॉल्यूम, डिस्प्लेस वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। आर्शिमिडीज प्रिंसिपल से बात करनी है, द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ सबमरीन
becomes lesser. ओके, आ रही बात समझ, या इज गोइंग टू बी रिड्यूस कह लीजिए, ठीक है। अब जब वो डिक्रीज होगा फॉलोड बाय डिक्रीज इन अपथरस, ठीक है, फॉलोड बाय डिक्रीज इन अपथरस, ये एक सेंटेंस मैंने इसी में डाल दिया। ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, इन पे मार्क्स मिलेंगे, अंडरलाइन कर दिया। सिमिलरली मैं शुरू से अंडरलाइन कर देता हूँ, ये जो ग्रीन वाले हैं ये सारे अंडरलाइन है एक तरह से, ठीक है। आ रही बात समझ में, इस पे भी एक नंबर मिल जाएगा आपको। तो 1 2 और 3, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1, ये है 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। ये तो खैर एक ही होगा ना, ठीक है, ये हो गया 4। क्लियर, आ रही बात समझ में, 4 मार्क्स हमने अब तक मिल गए। सो क्लियर, सो अब तरह हमने क्या कर दिया, डिक्रीज, hence the tension will gets increase। आ रही बात समझ में। तो जी। लास्ट में अब आप क्या करेंगे कि when the submarine is completely out of water, the tension is balanced by, या weight is balanced by tension कर लें, ज्यादा अच्छा है। समझ आई बात, कह रहे हैं ये हैं सारे पॉइंट्स, ये हैं सारे के सारे पॉइंट्स। क्लियर हो गई बात। अब आप देखो पहला क्या है, एक फर्स्ट नंबर क्या, रिजल्टेंट फोर्स पे एक नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है, इस पे एक नंबर मिल जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब थ्रस्ट डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस पे हमें 3rd मार्क मिलेगा, अब थ्रस्ट पे हमें 4th मिल जाएगा। क्लियर है, टेंशन इन द केबल कहाँ है, ये रही, ये रहा टेंशन इन द केबल, ये इस पे हमें एक और नंबर मिलेगा, ये हमारा 5th होगा और ये 6th होगा, ये हमारा 6th होगा। क्लियर, ये 6 पॉइंट्स ऐसे 6 मार्क मिलेंगे। जो अंडरलाइन कर रहा हूं ये है हमारे की सेंटेंसेस, सही है। स्टैटिक क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। डन, चलें लास्ट, ये क्वेश्चन नंबर 19 मेरे ख्याल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, देखते ही सारी पता चल रहा है प्रोजेक्टाइल है। So scientists found a projectile motion from mountain. The launch site was 2 kilometers above the sea level. The projectile initially moved with a speed of 500 zabardast or 22 degree to the horizontal angle. A ship was horizontal distance of 15 kilometers. The projectile passed over the ship. Subhanallah. Show that the projectile was vertically above the ship about 30 seconds after launch. अच्छा, ये 30 सेकंड जब इसको लॉन्च हुए हुआ, अब 30 सेकंड के बाद ये कहाँ आया होगा, हो सकता है थर्ड, वैसे गिरना इसको यहाँ चाहिए, कहीं यहाँ पे गिरना चाहिए, ठीक है, जरा समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि 30 सेकंड के बाद, हो सकता है 30 सेकंड के बाद वो कह रहा है कि जस्ट ये इसके ऊपर है, शिप के ऊपर है, ये कहना चाह रहा है। हो सकता है कि 30 सेकंड पे वो यहाँ कहीं पे पहुंचा, मुझे नहीं पता 30 सेकंड कहाँ है, लेकिन मैं एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है। आ रही बात समझ में। सो हो सकता है कि यहाँ पर हो वो, और इसका जाहिर है इस जगह पर वो कहीं ना कहीं मौजूद हो। सो t इज इक्वल टू 30 सेकंड पर, और इस सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, हमारे पास तो टाइम भी है, सब कुछ है, ठीक है, और इनिशियल स्पीड भी ये सब है।
तो चलें करने की कोशिश करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से चलते हैं। सो आपको पता है कि दो तरीके से हम प्रोजेक्टाइल करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इसको अलग अलग करते हैं। सो हॉरिजॉन्टल में क्या फॉर्मूला होता है, r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का x कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हॉरिजॉन्टल कितनी है, 500 है, तो 5 ये हो जाएगा ux की जगह आप लिखेंगे u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम। u कितना है 500 मल्टीप्लाई बाय cos 22 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया हुआ उसने 30 दिया, मैं 30 है। अगर हम रेंज को 1500 पुट करें, यानी 15,000 पुट करो, 15 के बाद 000 लगा रहे और टाइम को t रखे, अब हमारा टाइम कितना आ रहा है बताओ, टाइम कितना आ रहा है। एक सेकंड। अब जरा टाइम निकालो यहाँ से, 15,000 टाइम निकालो कितना आ रहा है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो 150 डिवाइडेड बाई cos 22 डिग्री, टाइम निकालो कितना आ रहा है। 30 से तो ज्यादा ही आएगा, कितना आएगा 30 और 32 30 30 32.4 2.4 सेकेंड। देखा, ये सारा घपला टाइम का था। हमारा जो आ रहा था 13 वो कह रहा है कि अबाउट 30 सेकेंड्स आफ्टर लॉन्च, तो ठीक है 32.4 सेकेंड्स में ये पॉसिबल है, वो उसके ऊपर डायरेक्टली पहुंच रहा है कि भाई अगर मैं वो 30 के बजाय 32 टाइम दे देता, जो कि एक्चुअली इसने राउंड ऑफ किया हुआ है वन सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हमारा आंसर एग्जैक्टली जो है वो 15 किलोमीटर आता और 15 किलोमीटर उसके ऊपर होता, अबव होता। ठीक है, सो ठीक है, अगर मैं 32.4 को राउंड ऑफ भी करूं तो ये 30 सेकंड बनेगा वन सिग्निफिकेंट फिगर में। तो हमने प्रूफ कर दिया, आ रही बात समझ में, प्रूफ कर दिया हमने, टाइम दोनों का सेम आ गया वन सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये प्रूफ हो जाता है कि जनाब वाकई ये इसके ऊपर है वो मौजूद होगा। इज इट क्लियर, समझ आई, यस आई या नहीं आई। ये टाइम से हमने प्रूफ किया, लेकिन वन सिग्निफिकेंट फिगर पे, टू सिग्निफिकेंट फिगर में अभी भी एक आध सेकंड का फर्क है। अब आ जाते हैं, इसको यहां से उड़ाते हैं, अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन, डिटरमाइन द हाइट अबव द सी लेवल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज इट पास ओवर द शिप, यू शुड इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस। अब ये हमने करना है जो हम सेकंड पार्ट में कर रहे थे। वो कह रहा है कि यहां से लेकर ये हाइट, ये टोटल हाइट पता करो। सो भाई ये हाइट तो आपको पता है 2000 मीटर है, 2 किलोमीटर की हाइट है। ठीक है, ये 2 किलोमीटर है, ये तो ठीक है। ये वाली हाइट कैसे पता करेंगे, तो इस वाली हाइट के लिए मैं इधर ही कर देता हूँ इस वाली हाइट को, यानी ये वाली हाइट पता करनी है। सो इक्वेशन यूज करें, ठीक है, इक्वेशन यूज करते हैं, ये इक्वेशन वर्टिकल हाइट के लिए। सो एच की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। ठीक है, अब क्या है, एच इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई के लिए 500 साइन 22, टाइम 30 नहीं लगाएंगे, अब आप 32.4 लगाएंगे। जो आपने कैलकुलेट किया ना टाइम, वो कैलकुलेटेड टाइम आप लगाएंगे 32.4। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही है, आप 30 नहीं लिखेंगे। नाउ यू विल मेंशन 32.4 का स्क्वायर। सही है, आ रही बात समझ, क्लियर। अब बताओ Okay. कितना आ रहा है, कितनी आ रही है हाइट, कितनी आ रही है ये हाइट 919.56 900 919.55 yeah ये बोला आपने, जी चेक कर लो भाई एक बार, ये सर। मैं भी कर लेता हूँ। 500 साइन 22, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई पे 32.4 माइनस का 0.5 इंटू 9.81 इंटू 32.4 का स्क्वायर 919.55 आ रहा है। ठीक है, जी और अगर मैं राउंड ऑफ करके 32 लूं तो 32 पे कितना फर्क पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे ले लिया ना इसको, तो 3 सीधी 2 में अगर इसको राउंड ऑफ करके लेते हैं, रुक जाओ, तो भाई देखो कितना फर्क पड़ रहा है यार। अगर मैं 32 रखता हूँ तो 970 आ रहा है, 32.4 रखूंगा तो 919 आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है।
तो भाई बेहतर है आप टू सिग्निफिकेंट फिगर में ही चलें, तरीके से चलें, ये जीरो को हटाएं। देखो छोटी छोटी चीजों से कितना फर्क पड़ रहा है। क्लियर? सो गाइस यू नीड टू मूव इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, दो सिग्निफिकेंट फिगर में रखें ताकि आपके आंसर पे इतना फर्क नहीं पड़े। सो ये हो जाएगा 970.998, तो ये आपका तकरीबन 971 मीटर बनेगा। आ रही बात समझ में? अब आप करें टोटल हाइट अबव सी। सो ये 2000 मीटर प्लस 971 कितना हुआ? 2971 मीटर, ऐसा ही है जी। बच्चों? 2971 मीटर बनेगा, और या तो कर लें 2.9 कर लें, 2.97 इंटू 10⁻³ मीटर कर लें इसको। आ रही बात समझ में? जी। ठीक है, इस तरह से कर लें। आगे, द साइंटिस्ट लॉन्च सेवरल मोर प्रोजेक्टाइल्स, ईच प्रोजेक्टाइल वाज लॉन्च। भाई ये समझ में आ गया, ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो द साइंटिस्ट लॉन्च सेवरल प्रोजेक्टाइल, ईच प्रोजेक्टाइल वाज लॉन्च एट द सेम स्पीड बट डिफरेंट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल। As the launch angle was increased, horizontal distance travel before the landing in the sea is increased to the maximum value and then decreased. Explain why horizontal travel reach a maximum value. ठीक है भाई, क्यों ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा? ठीक है, यू शुड इंक्लूड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे जैसे आप, वो क्या कह रहा है देखो, समझना, समझाता हूं। ये एक वेलोसिटी है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। अब जरा समझो, और ये इसकी हाइट है। अब जैसे जैसे तुम इसका एंगल गौर से देखो, उसने क्या लिखा हुआ है? ठीक है, एज द लॉन्च एंगल वाज इंक्रीज, ये अभी समझो इधर है। ठीक है, अभी समझो ये इधर है। ठीक है, अभी समझो ये इधर है। ठीक है, और ये इसका लॉन्च एंगल है, ये रहा थीटा। अब जैसे जैसे ये लॉन्च एंगल बढ़ाता चला जाऊंगा, वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा, लेकिन बढ़ेगा तो, लेकिन ये आगे भी जाएगा, ये ऐसे जाएगा, जो कि हम दिखाते नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट छोटा होता चला जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, इधर देखो, इधर जी। इधर इधर, जैसे जैसे वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट जैसे जैसे ये ऊपर तो चला जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट सरकता चला जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो छोटा होता चला जाएगा। सही है? तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट छोटा होता चला जाएगा, यही वजह है कि हॉरिजॉन्टल रेंज एक वक्त आएगा मैक्सिमम होने के बाद फिर छोटी होती चली जाएगी। क्लियर है? सो ये तुम लोग समझो इस चीज को। तो मैं सिर्फ बता देता हूं क्योंकि टाइम कम है मुझे। होगा क्या कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे तो एंगल बढ़ाने से ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये वर्टिकल आगे होता चला जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो नीचे वो श्रिंक होता चला जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ? तो जब वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता है तो टाइम इंक्रीज होता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी छोटी होती चली जाएगी, टाइम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और नेट इफेक्ट जो होगा, जो डोमिनेंट इफेक्ट होगा, वो एक, जब मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो जाएगी उसके बाद जो नेट इफेक्ट होगा, वो नेट इफेक्ट आपका जाएगा किसके ऊपर? टाइम के ऊपर। ठीक है, टाइम के ऊपर। टाइम इतना बढ़ जाएगा कि फिर उसके बाद रेंज आपकी कमी होती चली जाएगी, बढ़ेगी नहीं। क्लियर है? करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैथ नंबर 20, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या कह रहे हैं? आई स्टूडेंट डिटरमाइन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ मेटल स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ कंटेनर ऑफ ऑयल। ठीक है, इससे टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं, बहुत आसान होता है, और ये हमने एक्सपेरिमेंट भी किया और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपके पास एक अपैरेटस होता है, बड़ा सा ब्यूरेट टाइप का अपैरेटस होता है। ठीक है, ठीक है, ये ब्यूरेट टाइप का आपका अपैरेटस होता है बड़ा सा।
इस तरह का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें दो तरफ हम रबर बैंड बांध देते हैं, एक रबर बैंड यहाँ बांध देते हैं, एक रबर बैंड यहाँ बांध देते हैं, ठीक है। और इसमें अंदर जो है वो लिक्विड भरा हुआ होता है, और ऊपर से क्या करते हैं हम, उस बॉल को गिराते हैं, ठीक है। उस बॉल को हम गिराते हैं, तो वो जब वो बॉल को गिराते हैं, बॉल नीचे आना शुरू होती है, तो जब पहले रबर बैंड से पास करती है तो स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं, जब दूसरे रबर बैंड पे आती है तो स्टॉप वॉच ऑफ कर देता है, ठीक है। तो उससे हमारे पास टाइम आ जाता है, इन दोनों ए रबर बैंड ए और बी के दरमियान का टाइम आ जाता है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्केल से पहले ही हम रख के मेजर कर लेते हैं। आ रही बात समझ में, तो पहले ही मेजर कर लेते हैं, तो डिस्टेंस आपको पता है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इज कॉल्ड स्पीड, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। अच्छा, इसको बिल्कुल ऊपर नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से डिस्टेंस में वो अपना कांस्टेंट स्पीड अचीव करेगा पहले, उसके बाद थोड़ा सा रबर बैंड नीचे करके लगाते हैं, ठीक है, इस जगह पे लगाते हैं और इसको यहाँ लगाते हैं, क्लियर है, ताकि कांस्टेंट स्पीड अचीव करे, उसके बाद फिर हम ये स्पीड मेजर करें, क्लियर है। सारी बात समझ, इस तरह से मेजर की जाती है, जी ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। मैंने फिर कहा था, मैंने आप लोगों से शुरू में कितनी दफा कहा था कि मॉर्निंग में क्लासेस रखवाएं रखवाएं रखवाएं, आप में से किसी ना किसी का स्कूल पढ़ रहा होता है, और स्कूल जाना जरूरी है, पता नहीं स्कूल में कौन आपका इंतजार कर रहा है या कर रही है, मुझे नहीं मालूम, जिसके चक्कर में आपने जाना है स्कूल। अरे भाई खत्म करो। अब मामला ये है कि उस चक्कर में क्या हुआ कि मेरे कॉलेज में मॉर्निंग में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपैरेटस मौजूद है, तो मैं आपको अपैरेटस दिखा देता, तो वो जाहिर है वो पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि आपसे पिछले साल वालों को अपैरेटस दिखाए मैंने, तो और उससे उनसे पिछले साल वालों को भी अपैरेटस दिखाया है मैंने, तो अपैरेटस दिखाए हैं, कुछ में एक्सपेरिमेंट भी मैंने बताए हैं, और कुछ में रीडिंग लेना भी बताई है, जैसे कि वो मीटर ब्रिज वाला है एक्सपेरिमेंट, उसमें मैंने रीडिंग लेना बताई है। तो बहुत सारी चीजें जो हमारी रह गई हैं, ठीक है। जाहिर है ऑल दो के जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा मेरा ये मानना है, पर्सनल ओपिनियन है कि जरूरी है, ठीक है। आ रही बात समझ में, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब देखो अगला क्या कह रहा है वो, ठीक है। The student release the sphere from the rest in the oil. Explain why the sphere reach the terminal velocity. And the terminal velocity पे reach क्यों करेगा, रीजन क्या है। और कोई भी ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पे रीच तब करता है कि जब उसकी डाउनवर्ड वेट, उसका जो वेट है उसके अपवर्ड ड्रैग के इक्वल हो जाए, उसका वेट जब अपवर्ड ड्रैग के इक्वल हो जाए, सो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है, क्लियर है। आ रही बात समझ में, तुमने शुरू से बताना है इनिशियली क्या होता है, वेट इज ग्रेटर देन द ड्रैग फोर्स इनिशियली, यानी कि जस्ट लाइक आपको मैंने बताया था टर्मिनल वेलोसिटी वाला केस, जब बंदा जंप करता है, ठीक है, एक हायर एल्टीट्यूड से, ये वो वाला केस है, ठीक है। तब आपने वो बताना है कि इनिशियली when the sphere is dropped is released, ठीक है, when the sphere is released, स्फीयर को आपने रिलीज किया, ठीक है, कहाँ, इन ऑयल, when the sphere is released in oil, ठीक है, when the sphere is released in oil, initially when the sphere is released in the oil, ठीक है, there is there was no there was no क्या, ड्रैग, ठीक है, there was no drag acting, and weight was greater than, माशाल्लाह आपको नमाज पढ़नी है पूरी, कारी साहब को घर छोड़कर आना है आपको, ऐसा थोड़ी है, थोड़ा सा समझा जाता है इस चीज को। Initially when the sphere is released in the oil, there was no drag acting and the weight was greater than upthrust, ठीक है, is it clear, weight was greater than upthrust। now अब क्या कहेंगे भाई, at the time as soon as a sphere
is falling down its speed is increasing ठीक है, ड्रैग भी बढ़ेगी and became equal to ठीक है, become equal to the weight of sphere ठीक है, and become equal to the weight of the sphere ठीक है, जब वो weight of the sphere की इक्वल हो जाएगी कि पॉइंट क्रिस्टल क्लियर लिखो, कुछ भी नहीं छोड़ोगे, कुछ भी नहीं छोड़ोगे, स्टार्ट करोगे बिल्कुल स्क्रैच से कि इनिशियली वेट जो है वो मैक्सिमम था ठीक है, और वो आपका जो है अपथ्रस्ट से ज्यादा था। एज सून एज वो नीचे आ रहा है तो जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है उसके नीचे आने से ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज हो रही है ठीक है, क्योंकि फोर्स जाहिर सी बात है कि जब ड्रैग इंक्रीज हो रहा है उसकी और ड्रैग जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है ड्रैग बढ़ रहा है, और ड्रैग बढ़ रहा है तो वो वेट की इक्वल हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है, वो जीरो होगी, वो जीरो होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, कांस्टेंट हो जाएगी ठीक है भाई। यू नीड टू मेंशन, नहीं मेंशन करोगे पढ़ो क्या क्या भी कह रहा है, एक्चुअल वाई द स्फीयर रीच द टर्मिनल वेलोसिटी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा आपको, क्लियर। आप देखो एक नंबर वो आपको देगा या तो रिजल्टेंट फोर्स के बताने पे देगा, या तो दो फोर्स एक दूसरे से ज्यादा इसलिए ये बताने पर देगा ठीक है। दूसरा आपको वो ये देगा, इस पे मार्क्स आपको देगा कि स्फीयर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है ठीक है, या फिर आप ये बता रहे हैं कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आपको मिलेगा वो इसमें मिलेगा कि क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो ड्रैग भी बढ़ रहा है, इस पे थर्ड मार्क आपको मिलेगा, क्लियर है। और चौथा आपको मिल रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर कि ड्रैग इंक्रीज हो रहा है और ड्रैग के इंक्रीज होने से रिजल्टेंट फोर्स रिड्यूस होकर जीरो हो रही है ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई, कहानी खत्म, यहाँ कह के भी चुप हो सकते हैं, नंबर मिल जाएगा, लेकिन मैं उसको मजीद एक्सटेंड करूंगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी जीरो, यानी बेसिकली ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं उसको ट्रैक करूंगा यहाँ तक, ये भी बता रहा हूँ ये भी बता रहा हूँ, ये जरूरत नहीं है, ये तो रीजन हो गया ठीक है, मैंने तो सिर्फ ये ट्रैक किया उसको, आगे ये ट्रैक किया, एक्सेशन जो है वो भी जीरो हो गई, क्लियर है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द स्टूडेंट मेजर द टाइम टेकन फॉर द स्फीयर टू फॉल through a distance of 0.45 meter of the oil at the terminal velocity. Calculate the viscous drag force on the sphere. ठीक है, assume the condition the Stokes law applied. ठीक है, जाहिर है उसमें laminar flow होता है ठीक है, और स्फीयर जो है वो स्फेरिकल होता है, जो भी ऑब्जेक्ट और बहुत स्मॉलर साइज का होता है, ये तीन बातें मेनली होती है। टाइम टेकन गिवन है, रेडियस ऑफ द स्फीयर गिवन है, आर गिवन है, और विस्कोसिटी गिवन है, क्लियर। चलो और निकालते हैं, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, उसे निकालने के लिए क्या, कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग फोर्स, बेसिकली विस्कस ड्रैग कह रहा है लेकिन हकीकत में ये विस्कस फोर्स ही है, तो विस्कस फोर्स का फार्मूला स्टोक्स लॉ आता है, और स्टोक्स थ्योरम में 6 पाई थीटा आर वी
ठीक है, 6 पाई ईटा आरवी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जिस वक्त आपकी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है तो आपको भी पता है कि उस वक्त क्या होता है कि डाउनवर्ड फोर्सेज एंड अपवर्ड फोर्सेज सारी की सारी आपस में बैलेंस हो जाती है। इस पर हम अभी आगे चल के बात करेंगे, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, हमारी विस्कस ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स ऐसे ही निकल आएगी, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना है, विस्कस ड्रैग फोर्स निकालनी है। विस्कस ड्रैग फोर्स यानी कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके विस्कस ड्रैग फोर्स निकालनी। इससे पहले हमें टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में सबसे पहले हमें पता होगा और वो डिस्टेंस के थ्रू पता होगा। तो आइए जरा इधर आते हैं, ठीक है, इसको हम लगाएंगे बाद में। तो सबसे पहले हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, आइए फार्मूला यूज करते हैं। तो फार्मूला कौन सा यूज करें? अच्छा, अब आप देखिए यहां से लेकर यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ये बताइए। जब स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो आप कभी भी ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते, वो इस्तेमाल नहीं करते जिसमें एक्सेलरेशन मौजूद है, यानी आप ये यूज नहीं कर सकते s इज इक्वल यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप ये यूज नहीं कर सकते। करना चाहे कर लें, दोबारा ख्वारी होगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, फायदा नहीं है। तो लंबी करने की जरूरत नहीं है, खामखा शॉर्ट कीजिए। आप चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट s इज इक्वल टू v इंटू टी, और आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट निकालनी है तो h इज इक्वल टू v इंटू टी कर दें, ठीक है। और या v या हाइट पता है आपको तो h अपॉन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखो वही वाली बात जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या बताया था, नाउ यू विल हैव 0.45 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तुम्हारे पास कितना है, 7.3 सेकंड है, ऐसा ही है। अब ये डिवाइड करो, 0.45 को 7.3 से डिवाइड करो, बताओ क्या आंसर आता है। 0.0616. 0.0616 मीटर पर सेकंड, ठीक है। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर फिलहाल ले रहे हैं, बाद में इसको देखेंगे। अब ये तुम्हारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। नाउ यू विल हैव टू पुट दिस टर्मिनल वेलोसिटी इनटू दिस फार्मूला और विस्कस ड्रैग फोर्स निकालेंगे। तो ये 6 पाई ईटा कितना है, विस्कोसिटी 2.1 इंटू 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई, मैं बोलने ही वाला था 0.21 ही होती है इसकी वैल्यू, मुझे याद भी है। एनीवेज कोई मसला नहीं है, मैंने दी भी बहुत अच्छी बात है, देनी पड़ेगी। 0.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये हो गया। यहाँ से ये फॉर्मूला मैं उड़ा रहा हूँ, इस फॉर्मूले को मैं एक सेकेंड, ठीक है, इस फॉर्मूले को उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, अब ये सारी वैल्यूज रखी। अच्छा, इसमें एक चीज मिसिंग है जो मैंने अभी तक नहीं रखी, ठीक है, वो क्या है, वो आपने रखना है वी स्पीड, टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, 0.0616। जी अब आंसर बताइए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है। 2.196 times 10 to the power -4. 2.196 टाइम्स 2.196 times 10 to the power of -4. This is your viscous drag force, या simply viscous force, not a drag force, it's a viscous force. Clear? Anyways, the student repeated the experiment using the second sphere with a greater diameter. Okay भाई, greater diameter का क्या मतलब हो सकता है, दो मास, एक तो उसका मास भी ज्यादा होगा, उसका रेडियस भी ज्यादा होगा, लेकिन अभी मास पे इसने कोई बात नहीं की। तो चलो, ग्रेटर डायमीटर का मतलब है कि रेडियस ज्यादा है, अब मास ज्यादा है कि नहीं ये पता नहीं। डेंसिटी ऑफ द सेकंड स्फीयर वाज द सेम एज द डेंसिटी ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, ये मास भी, क्योंकि इसका अच्छा अगर डेंसिटी दोनों की सेम है, जरा समझना, अगर डेंसिटी दोनों की सेम है और अब की बार आपने बड़ा बड़ा इस्तेमाल किया है स्फीयर, पहले छोटा था, दोनों की डेंसिटी अगर सेम है तो भाई अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फैक्ट है इसका मास भी ज्यादा होगा, ये बात है, ताकि दोनों की डेंसिटी क्या हो, सेम हो। इसका मास कम है तो इसका वॉल्यूम भी कम होगा ताकि दोनों की डेंसिटी सेम हो। तो एक चीज तो अंडरस्टूड है कि भाई अगर उसने कहा कि डेंसिटी सेम है तो इसका मतलब है कि जो दूसरा स्फीयर है इसका मास भी ज्यादा है। दबे लफ्जों में इसने ये बता दिया कि दूसरे स्फीयर का मास ज्यादा है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल वाज द सेम एंड द कंडीशन फॉर द स्टोक्स लॉ अप्लाई। एक्सप्लेन हाउ द टाइम टेकन फॉर द सेकंड स्फीयर टू फॉल थ्रू 0.45 मीटर at terminal velocity compared with the time taken for the original sphere, ठीक है। अच्छा, अब मास ज्यादा हो जाए, ठीक है, फिर उसके नीचे आने के टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। उसका मास ज्यादा हो जाए, अब सुनो, रेडियस भी बढ़ गया, मास भी बढ़ गया। अब जरा अगली बात पे बात करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जो नीचे जाने वाला स्फीयर है वो जल्दी, मतलब जो जो नया स्फीयर है वो जल्दी नीचे आएगा क्योंकि उसका मास डबल कर दिया आपने। और यहाँ पे जरा देखो, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, फॉर न्यू स्फीयर
if our new sphere, ठीक है, at the same speed, जो नया sphere है at the same speed, ठीक है, drag is greater, ठीक है, drag is greater, drag greater होगी, ठीक है। अब क्यों? because drag force या drag is proportional to क्लियर है, ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसकी एग्जांपल है पैराशूट, जब पैराशूट खोलते हो तो ड्रैग बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आपको आपके वेट को इनको इनकाउंटर करता है और आपके वेट को अपोज करने की कोशिश, बट अपथ्रस्ट एंड वेट increase is increased by a greater factor, weight are increased by a greater factor, लिख लो पहले, ठीक है। So the new sphere is a greater terminal velocity, clear है। क्लियर है, ये अंडरस्टूड सी चीज है जी, बोलिए। टर्मिनल स्पीड सेम नहीं होगा, इसलिए मास ना वेट ना, ग्रेटर टर्मिनल स्पीड होगी, ग्रेटर लेकिन ड्रैग टर्मिनल, भी इंक्रीज नहीं हो रहा। क्या चीज? If drag is also increasing and the weight is also increasing, so हाँ, दोनों doesn't इंक्रीज होंगे तो ड्रैग भी, तो अपोज करने की, देखो अपोज करने के लिए जो फोर्स है वो तो सेम है, वेट तो देखो समझो मैंने क्या लिखा है, पढ़ो उसको, पढ़ो, ठीक है, पहले पढ़ो। फॉर द न्यू स्फीयर एट द सेम स्पीड द ड्रैग इज ग्रेटर बिकॉज द ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, क्लियर है, आ रही बात समझ में? अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, बट द अपथ्रस्ट एंड वेट आर इंक्रीज बाई, मतलब इन दोनों का जो सम है, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अपथ्रस्ट, ठीक है, एट वेट, इन दोनों का जो सम है, ठीक है, आर इंक्रीज बाई अ ग्रेटर फैक्टर, ये ज्यादा फैक्टर से इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, जब वो नीचे आएगा, सो नीचे आ रहा होगा, तो नीचे आने से जाहिर सी बात है वो ये कह रहा है, वो ठीक है, 1 to 2 रेशियो ठीक होगा। है। सेकंड ये है कि द न्यू स्फीयर, अब न्यू स्फीयर की, द न्यू स्फीयर ग्रेटर टर्मिनल वेलोसिटी, अब इसकी टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? अगर पुराना स्फीयर है, पुराना स्फीयर अगर मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड में पहुंच रहा था, तो ये हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड में पहुंचे, 7 मीटर पर सेकंड में पहुंचे, 8 मीटर पर सेकंड में पहुंचे, 12 मीटर पर सेकंड में पहुंचे, उससे ज्यादा पे पहुंचेगा। आ रही बात समझ में? 100। क्लियर है? अब ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी लेकिन कांस्टेंट ही, क्लियर है? ठीक है, लिख लो, नोट कर लो। थैंक यू।
इसको चाहो तो